बिहार अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार हो चुका है। क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे जो कि एनडीए की पसंद है, या फिर एनडीए कोई एक सरप्राइज कैंडिडेट लेकर सामने आएगा? क्या वो तेजस्वी यादव होंगे जिन्हें महागठबंधन ने चुना है? इसे लेकर जो एक बयानबाजी है दोनों ही पक्षों से हो रही है। इस बीच कास्ट अरिथमेटिक को देखते हुए, कास्ट के आंकड़ों को देखते हुए दोनों ही गठबंधनों ने अपनी अपनी टिकट्स जो हैं वो बांटी हैं और जो प्रचार है वो पूरे जोर पर है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 29 अक्टूबर को यानी बुधवार को बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार पहुंचे हुए हैं अपने अलायंस के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी अपनी कामयाबी, अपनी अपनी सफलताएं लोगों तक ले जाने के लिए, उन्हें बताने कि क्या उन्होंने किया है और अगर नहीं किया है तो अगले 5 साल के लिए उनका विजन क्या है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी भी बिहार में आए थे। आज उन्होंने 2 रैलीज जो हैं वो एड्रेस की। पहली थी मुजफ्फरपुर में और दूसरी थी दरभंगा में। इंसिडेंटली राहुल गांधी तब बिहार पहुंचे जब महागठबंधन ने अपना जो एक मैनिफेस्टो है उसे रिलीज कर दिया था और बड़े बड़े वादे जो हैं उसमें किए। आज दोनों ही रैली में राहुल गांधी जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जो हैं वो स्टेज पर नजर आए। दोनों ही युवाओं नेता ने अलग अलग जो बातें हैं वो की। खास उन्होंने जोर दिया बेरोजगारी पर और खास उन्होंने जोर दिया जो बिहार से पलायन हो रहा है उसके पीछे क्या वजह क्या है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव का ज़्यादा जोर अपनी स्पीच में था वोट चोरी से लेकर सीट चोरी तक। यही नहीं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जहां तक बिहार में लड़ाई का सवाल है, ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो बिहारी बनाम पहाड़ी है। यानी उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार जीतता है और वो मुख्यमंत्री बनता है तो सरकार जो है वो बाहरी चलाएंगे यानी दिल्ली चलाएगी। ये डायरेक्ट उनका ये एलिगेशन है। तो आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे। कहां से देगा, कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा ला के सैलरी बांटेगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, यानी हमने किया है। और इस बार भी ये हम लोगों का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से हमको खत्म करना है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। उनका कहना था कि जो विकास का मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी राज्यों में प्रोजेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्शन जो है वो बिहार में नहीं कर पाए। उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र का, उन्होंने जिक्र किया गुजरात का और बाकी कुछ अन्य राज्यों का कि आखिर क्या वजह है कि बिहारी जो है वो बाहर जाकर इतना डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है लेकिन अपने राज्य में नहीं कर सकता। तो आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दूर दूर से आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूड कैसा है? सुनाई नहीं दिया भाई। मूड कैसा है? हाँ, आप देश के कोने कोने में जाते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बिहार के लोग मिलेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मिजोरम, नागालैंड, जहां भी आप जाओ बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में
सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनता है, इमारत बनती है, बिहार के युवाओं का हाथ उसमें होता है। सही है, गलत है? आप में कोई कमी नहीं है, डायनामिज्म है, क्षमता है, ऊर्जा है, आप बाकी प्रदेशों को बनाते हो। इस बीच जो एनडीए के नेता हैं वो भी यहाँ पर बिहार पहुंचे हुए हैं। खासकर इनमें अगर हम जिक्र करें तो 3 बड़े नाम हैं। पहला बड़ा नाम है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। अमित शाह 2 दिन के दौरे के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज जो है 2 रैलीज एड्रेस की, उनमें से एक दरभंगा में भी थी। उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से जो उनका जो मेन फोकस था, उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस किया कि किस तरह से जो महागठबंधन के पार्टनर हैं वो भ्रष्ट हैं। खासकर उन्होंने आरजेडी को निशाना साधा और साथ में बोला कि जो आरजेडी है वो सिर्फ वंशवाद को और कास्ट सिस्टम को प्रमोट करती है। तो आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना था इस मुद्दे को लेकर। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई, कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई, मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कह कर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। दूसरा बड़ा नाम रक्षा मंत्री, वो भी यहाँ पर बिहार पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी आज 2 रैलीज की। उनका भी जो बड़ा मुद्दा था, जो बड़ा अटैक था, वो करप्शन यानी भ्रष्टाचार को ही लेकर था। उन्होंने कहा कि जब बिहारी बिहार से बाहर जाता है तो उसका जो सर है वो शर्म से झुक जाता है, क्योंकि लोग उसे याद दिलाते हैं कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ कितने केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। उन्होंने कई केसेस जो हैं वो गिनवाए भी। आइए सुनते हैं कि रक्षा मंत्री का क्या कहना था इस मुद्दे के ऊपर। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं,
क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक? यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की। इसलिए मैं कहता हूं, कोई यह सवाल पूछ सकता है, कैसे मोदी जी भारत को दुनिया का धनवान देश बना देंगे? कौन सा जादू है? जादू की छड़ी आप जानना चाहते हो तो आप सुन लो मेरे बहनों भाइयों। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। तीसरा बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार में प्रचार करने के लिए उतरे हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है कि एक बड़े नाम को एक एरिया में भेजो जहां पर उसका बहुमत है। ठाकुर लीडर्स को ठाकुर एरिया में भेजो, जो बाकी के लीडर्स हैं जिनका भी कास्ट इक्वेशन जिस तरह से बैठता है उसे वहां भेजो। तो जो योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और उन्होंने भी सीधा सीधा अटैक जो है वो आरजेडी के ऊपर किया। तो आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमें ये माले नहीं, वहां पर वह सीट लोक जनशक्ति पार्टी को चाहिए, एनडीए को चाहिए। और इसी प्रकार से रघुनाथपुर सीट ये जेडीयू एनडीए को चाहिए। इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। बहनों और भाइयों,
हमें अपराधी नहीं, हमें माफिया नहीं, हमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। गरीबों के साथ खड़ा होने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। अत्याचार और शोषण कराने वाला नहीं, पर्व और त्योहारों के समय दंगा कराने वाला नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास के प्रति ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति हो। और इस दृष्टि से एनडीए ने जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना, किसी ऐसे व्यक्ति को मत आने देना जो यहां के पहचान के सामने संकट खड़ा करे। तो श्री विकास कुमार सिंह को रघुनाथपुर से और दरौली से श्री विष्णुदेव पासवान जी को, नाम भी विष्णुदेव पासवान, ये दो प्रत्याशी एनडीए के हैं, विजयी बना के भेजेंगे। दरअसल अगले 5-6 दिन जो हैं वो बहुत ही जो हैं इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, अहम होने वाले हैं। जो दोनों ही गठबंधनों के नेता हैं वो अपनी अपनी तरीके से प्रचार करेंगे और अलग अलग जगह जो है वो जाकर लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन दिक्कत इसमें इसी बात की है, मौसम की, क्योंकि अगले 2 दिन के लिए जो मौसम की प्रेडिक्शन है वो बिहार में बारिश को लेकर है। तो क्या ये जो लीडर्स हैं, जो ट्रूप किए जा रहे हैं, जो पैराशूट किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से बिहार में, वो यहाँ पे क्या पैराड्रॉप हो सकेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात तय है कि बिहार जो है अगले 5-6 दिनों में बिहार में कारपेट बॉम्बिंग होने वाली है बड़े बड़े नेताओं के साथ, और जो बड़े बड़े वादे आके लोगों से करेंगे। पटना से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।